हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? वेलकम टू फिजिक्स चैनल। बच्चे, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है, जिसके बेस्ड आईआईटी नीट में 100% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर। मेरे पास एक चार्ज स्फीयर है। इससे पहले हम लोगों ने शेल का केस डिस्कस करा। शेल अंदर से होलो होता है, तो चार्ज सरफेस पर ही रिजाइड करता था। और उसके पैरेलल हम लोगों ने डिस्कस करा कि अगर मैं मेटेलिक स्फीयर लूं, मेटल के अंदर भी या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी चार्ज नहीं रह सकता, वो भी सरफेस पर रहता है। शेल और मेटेलिक स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर का केस सेम था, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज यानी अंदर भी चार्ज, अंदर से मटेरियलाइज्ड है, अंदर भी चार्ज प्रेजेंट है, सरफेस पर भी चार्ज प्रेजेंट है। कैसा केस है मेरे पास? लेट्स सी। ये रहा जो केस हम बात करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। सॉलिड स्फीयर कहें, हम ऐसा केस भी ले सकते हैं स्फेरिकल चार्ज्ड क्लाउड। अगर मेरे पास क्लाउड है जो टाइनी पार्टिकल से बना है और सारे पार्टिकल चार्ज्ड हैं, तो वो भी स्फीयर जो बनेगा दैट इज आल्सो सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो दोनों तरह से हमसे पूछा जा सकता है, चार्ज क्लाउड हो स्फेरिकल या सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। दिस इज द केस, जैसा कि हमें यहां दिखाया गया। दिस इज द केस। तो बेटा, सेंटर से सरफेस तक थोड़ा मन्यूटली चेक करो। देखो, अंदर भी चार्ज प्रेजेंट है और सरफेस पर भी चार्ज प्रेजेंट है। दीज डॉट्स आर चार्जेस। ये चार्ज है मेरे पास। क्योंकि सेंटर से सरफेस तक चार्ज है, तो हम इसकी डिस्कस करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। यानी इसमें प्रेजेंट चार्ज को हम डेंसिटी की टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। अगेन शेल की तरह तीन केसेस बनेंगे। मैं आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूंगा। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं वो आउटसाइड द शेल है। हो सकता है कि सरफेस पर हो, या भी हो सकता है। और इनसाइड भी हम कैलकुलेशन बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है। तीनों केस डिस्कस करने वाले हैं। तीनों केस बहुत इंटरेस्टिंग है। और लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बाहर जो पॉइंट लिया है आउटसाइड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैलकुलेशन बनाते हैं। तो आवर फर्स्ट केस इज when point P lies outside the given sphere। ये जो स्फीयर गिवन है, P पॉइंट आउटसाइड है, सेंटर से दूरी इसकी r नोट है, एंड इट इज क्लियर कि r नोट इज ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R मीनिंग दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर हमें चार्ज स्फीयर दिया है उसका रेडियस। अगर पॉइंट P बाहर है तो इट इज क्लियर कि r नोट इज ग्रेटर देन R। तो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं। क्योंकि स्फीयर एक बड़ा चार्ज है, एक्सटेंडेड चार्ज है, हम कूलम्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो डेफिनेटली हम कौन सा लॉ लगाएंगे? गॉसेस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। अगर मैं P पॉइंट से देखूं, देखो मैं यहां से देखता हूं, तो ये जो चार्ज Q आपके सामने है ये क्लोज्ड नहीं है, तो डायरेक्ट हम गॉसियन थ्योरम नहीं लगा सकते, गॉसियन लॉ नहीं लगा सकते। तो क्या करें? तो उसके लिए गॉसेस ने एक हमें मेथड सजेस्ट करा कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। ड्रॉ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करें? क्योंकि मेरे पास स्फीयर है, तो बेटर रहता है कि जैसा चार्ज हमारे पास केस है, जैसा केस गिवन है वैसा हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लें। मेरे पास स्फीयर है तो मैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूं, जो P में से पास होकर जाता हूं। जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं उस पॉइंट में से पास होकर ये जाना चाहिए। तो मैंने यहां देखो फिगर सेकंड, इसमें P पॉइंट में से पास होता हुआ हमारे पास ये गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ओके, तो अब चार्ज क्लोज्ड है। अगर मैं P पॉइंट से अब यहां से देखूं तो इट इज वेरी मच क्लियर कि चार्ज क्लोज्ड है। तो अब हम तैयार हैं गॉसियन थ्योरम लगाने के लिए।
लेकिन गॉसियन थ्योरम लगाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन हमारे पास जो स्फीयर दिया हुआ है इसके अलग अलग पॉइंट पर हम चेक करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदलती जाएगी। जैसे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो इस तरफ है, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर मार्क करना चाहूं इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी। तो इट इज क्लियर अमाउंट सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन दो पॉइंट्स पर, बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम क्या करें, तो इट इज बेटर कि जैसे हमें सजेस्ट किया गया, पहले भी केसेस करे हैं, ये सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लो, यहाँ एरिया एलिमेंट लो और यहां से एरिया वेक्टर ड्रॉ करो। दिस इज द एरिया वेक्टर, ये मेरे पास बच्चे एरिया वेक्टर, ठीक। यहां स्मॉल एरिया के लिए जो सरफेस एलिमेंट लिया है स्मॉल, यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हैं। कारण अगर मैं यहां से लाइंस बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड की, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बना रहा हूं, ये जो लाइंस बना रहा हूं इस सरफेस पर ऑल आर पैरेलल और सेम डायरेक्शन में बनेगी, क्योंकि डीएस इज वेरी 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 इनफाइनेटली स्मॉल एरिया। तो इस पर बनने वाली लाइन सारी पैरेलल निकलेंगी और यूनिफॉर्म होंगी, पैरेलल होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, क्योंकि स्मॉल केस है। तो इस पर्टिकुलर डीएस के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले सकता हूं, सभी के लिए नहीं ले सकता, ठीक। तो अब अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। अप्लाइंग गॉस लॉ, क्या है ये गॉस लॉ? फ्लक्स नेट, नेट फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड ओवर साइलेंट नॉट। साइलेंट नॉट क्यों लगाया? क्योंकि ये क्लियर है कि मैंने ये जो सारा केस लिया है, ये केस लिया है इन द फ्री स्पेस। ये चार्ज स्फीयर फ्री स्पेस में पड़ा है, तो हम परमिटिविटी साइलेंट नॉट से लिखेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन बनाते हैं इसकी, लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास जो फ्लक्स नेट है वो बना बच्चे इतना, Q इनक्लोज्ड। अब E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में है, चेक करो E और DS सेम डायरेक्शन में होने के कारण इनमें जो एंगल बनेगा दैट इज 0 डिग्री, और ये डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो दिस इज EDS cos 0 डिग्री, दैट इज Q इनक्लोज्ड। तो इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है? दिस इज द इनक्लोज्ड चार्ज, Q चार्ज इनक्लोज कर रखा है। दिस इज द केस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है फॉर दिस सरफेस, तो मैं इसको बाहर निकालता हूं, तो इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे। तो जब ds का इंटीग्रेशन ओवर द होल गॉसियन सरफेस किया जाएगा, इसका मीनिंग क्या होता है? मैं छोटा सा एलिमेंट यहां लूं, छोटा सा एलिमेंट यहां लूं, छोटा सा एलिमेंट यहां लूं, इन सारे एलिमेंट्स को लेते 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 सभी का मुझे सम करना है। दैट सम इज इंटीग्रेशन। जब मैं इन सभी का सम करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा ओवर द होल सरफेस, छोटा सा एरिया पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया बन जाएगा, जिसका रेडियस कितना है? r0। तो ये बच्चे मेरे पास हो गया 4 पाई r0 का स्क्वायर, r0 मीनिंग आउटसाइड, और इस E को मैं E0 लिखना चाहूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आ जाएगी। दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E0 बच्चे बना, इसको इधर शिफ्ट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर पड़ा है, Q बाय r0 का स्क्वायर। ये तो हमारा जाना पहचाना रिलेशन आ गया। कैसे? मान लो मेरे पास एक Q चार्ज यहां हो, और यहां से मुझे अगर P दूरी दूर जाना हो, सॉरी r0 मुझे दूर जाना हो एट पॉइंट P, तो ये पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज के कारण अगर मुझे r0 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या लिखूंगा? पॉइंट चार्ज के लिए तो स्लो लग सकता है, वैसे लिखते हैं। ये रिलेशन भी सेम आया, तो हम क्या कहेंगे? इन दिस केस चार्ज सॉलिड स्फीयर will behave like a पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। देख लो फॉर्मूला सेम आया है, एंड एज होल चार्ज जो Q है इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर, जैसे ये सारा चार्ज सेंटर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड हो तभी ये रिलेशन आता है। सारा चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो P पॉइंट की दूरी r0, तो डायरेक्ट ये बन सकता है। तो इस केस में हमने देखा, क्या देखा? इस सारे केस में चेक करो, क्या देख रहे हो कि पूरा चार्ज स्फीयर कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक है पॉइंट चार्ज, ठीक। और सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड हो जैसे एट सेंटर।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हमने शेल में करा कि शेल भी फर्स्ट केस में जब आउटसाइड पॉइंट लिया था तो बिहेव करा था लाइक ए पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। उसी तरह सॉलिड स्फीयर भी बिहेव कर रहा है लाइक ए पॉइंट चार्ज चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ओके, अब ये तो आउटसाइड फील्ड आ गई। अगर ये पी पॉइंट, जो ये पी पॉइंट है, ये सरफेस पर आ जाए देन क्या होगा? लेट्स केस नंबर सेकेंड। हाँ बच्चों, केस नंबर सेकेंड, पी पॉइंट अगर सरफेस पर आ जाता है देन व्हाट विल हैपन? केस नंबर सेकेंड, व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द गिवन स्फीयर, वो पॉइंट पी अगर सरफेस पर आ जाए, लेट्स सी पी पॉइंट इज ऑन सरफेस, देन क्या होने वाला है? अगर ये सरफेस पर रहेगा तो अगर मैं यहां से अगेन देखूं तो चार्ज तो फिर भी क्लोज नहीं है और मुझे सरफेस पर बात करनी है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट इस सेकंड फिगर में आ जाओ, हम जस्ट सरफेस को कवर करने वाला गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। जैसे ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, जस्ट सरफेस को कवर करने वाला एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। दिस डॉटेड लाइन मींस गॉसियन सरफेस अगेन स्फेरिकल। इसने जस्ट क्लोज कर रखा है हमारे गिवन स्फीयर को। तो इस केस में क्या होगा? आप देख पा रहे हो आर नोट किसके बराबर होगा? कैपिटल आर। आप फिगर से चेक करो, आर नोट और आर बराबर हो गया। देन जो हमने अभी इक्वेशन नंबर 1 ये ड्राइव करी, इसमें हम क्या करेंगे? आर नोट को आर पुट कर दें तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड पुटिंग आर नॉट इज इक्वल टू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास E ऑन सरफेस आ जाएगा, ये Q अपॉन आर स्क्वायर। अगेन आप क्या देख रहे हो? इन दिस केस टू सॉलिड चार्ज स्फीयर कैसे बिहेव कर रहा है? बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। ये भी पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है। As total charge concentrated at center, yes, तो सारा चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगेन आउटसाइड के लिए स्फीयर बिहेव करेगा लाइक ए पॉइंट चार्ज, सरफेस पर पॉइंट लेते हैं तो भी बिहेव करेगा लाइक ए पॉइंट चार्ज। सिंपल रिलेशन ये दोनों केसेस शेल वाले केस में भी हम लोगों ने डिस्कस करा, सेम ही है। बट ट्विस्ट आएगा, अब बड़ा अच्छा ट्विस्ट आना है जहां पर आपको क्वेश्चन मिलने हैं। इन दोनों केसेस में हमने देख लिया ई इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। केस नंबर 1 में भी और केस नंबर 2 में भी हमने देख लिया इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है। लेकिन अब केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड, बेटा ये गलत, इनसाइड द सरफेस ऑफ द गिवन स्फीयर। इनसाइड, देखो ये मेरे पास पॉइंट है P इनसाइड, ये इनसाइड। लेकिन जब मैं यहां देखूंगा इनसाइड तो चार्ज ये क्लोज्ड नहीं है। अगेन हमें क्या करना है? P में से पास होता हुआ R इनसाइड रेडियस का, यानी P में से, P की दूरी कितनी है सेंटर से? R इनसाइड RI, P में से पास होता हुआ RI को रेडियस लेते हुए हम ऐसा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और इसका रेडियस होगा RI, R इनसाइड, यानी P पॉइंट हम इनसाइड ले रहे हैं। और आप अगर ध्यान से देखें कि Q चार्ज टोटल चार्ज है, दिस इज टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज। लेकिन ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर आया है, चेक करना बच्चे, ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आया है वो चार्ज, सारा चार्ज तो नहीं आया, कम चार्ज आया है। आप चेक कर सकते हो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कम चार्ज है, उसे मैंने प्रोनाउंस करा Q डैश। तो Q डैश की एक मुझे कैलकुलेशन चाहिए कि Q डैश कितना है, ठीक। तो अभी हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो फिर हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। उसके लिए अगेन हमें क्या करना है, यहाँ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, दिस इज एरिया एलिमेंट ds, और यहां से हम ड्रॉ करेंगे एरिया वेक्टर दैट इज अगेन ds, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दोनों अगेन सेम डायरेक्शन में। तो अप्लाइंग गाउस लॉ, हमारे पास क्या आना है? फ्लक्स नेट, जो ये लॉ है वो ये है, और ये इनसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं दैट इज Q इनक्लोज
और ये, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या बना, देखो E इनसाइड, दिस इज E इनसाइड और ds सेम डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री। Q इनक्लोज्ड है Q डैश, जिसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो क्योंकि ये स्मॉल सरफेस लिया है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म लेते हुए इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज Q डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब Q डैश की वैल्यू कैसे पता चलेगी, दिस इज द क्वेश्चन। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है ये इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ऑलरेडी ये गिवन केस है कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने वाटर की डेंसिटी लेनी है, वाटर चम्मच में लो, वाटर ग्लास में लो, वाटर बकेट में लो और ड्रम भर लो, वाटर की डेंसिटी तो सेम ही रहनी है। चाहे मैं टोटल क्यू से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखूं या क्यू डैश से लिखूं, चार्ज डेंसिटी तो सेम ही रहनी है क्योंकि इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज। और बच्चे इस क्यू डैश वाले स्फीयर का रेडियस कितना है, दैट इज आर आई, आर इनसाइड। तो मुझे इसका वॉल्यूम कितना लेना है, 4/3 पाई आर आई क्यूब। इन दोनों को इक्वेट करा तो ये फैक्टर कट जाएगा, तो व्हाट इज क्यू डैश, दैट इज क्यू अपॉन रेडियस कैपिटल आर क्यूब और आर आई क्यूब। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकेंड, इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड। चलो अभी सेकंड नंबर से बाद में पुट करेंगे, अभी हम इसकी कैलकुलेशन बना लेते हैं। चलो मेरे पास EI आया, तो DS जो हमने ये एरिया एलिमेंट लिया है, जब इसका इंटीग्रेशन ओवर द होल सरफेस किया जाएगा, ओवर द होल सरफेस जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो व्हाट वी गेट, लेट्स सी। हमारे पास ये आ गया EI और ये गॉसियन सरफेस का हमने इंटीग्रेशन करा, तो ये उसका मेरे पास एरिया आ गया, सरफेस एरिया 4 पाई RI स्क्वायर, इधर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। तो EI आ गया बच्चे मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन RI स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q डैश फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर हम इक्वेशन सेकंड से ये वैल्यू पुट करें तो व्हाट वी गेट, EI इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज Q डैश, check it, what is Q dash, Q upon R cube RI cube, यानी what we get, Q upon R cube RI cube, ये हो गया। और बच्चे 1/RI स्क्वायर, ये RI स्क्वायर मेरे पास अलग से है, तो यू विल सी कि ये और ये कट जाएंगे, तो एक्सप्रेशन क्या बचा मेरे पास, एक्सप्रेशन बचा इतना, that is Q upon R cube RI एक्सप्रेशन। और आपको हैरानी होगी बात सुनकर, चार्ज टोटल कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द स्फीयर कांस्टेंट, तो दिस इज EI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RI। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RI इनसाइड डिस्टेंस। आज तक हम क्या पढ़ते आए, आज तक क्या पढ़ा, E is obeying inverse shear law, but here inside the charged sphere मेरे पास क्या आया, E is directly proportional to RI। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि अगर मेरे पास बात करूं सेंटर से सरफेस तक की, सेंटर से सरफेस तक, देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा RI बढ़ता जाएगा और यहां आके RI R के बराबर हो जाएगा। लेकिन मैंने बात करनी है इनसाइड, इनसाइड क्या देख रहा हूं, इनसाइड is directly proportional to RI. This implies electric field will increase from center to surface of charged solid sphere। यानी सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण सेंटर से सरफेस तक ये बढ़ती जाएगी, ठीक, बढ़ती जाएगी। एट सरफेस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और आपको पता है सरफेस से आगे ये क्या ओबे करेगी, आउटसाइड क्या करती है,
इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। अभी अभी हमने केस नंबर 1 करा, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होगा, देन विद डिस्टेंस इट डिक्रीजेस, ये पूरी स्टोरी हो गई। सेंटर से सरफेस तक बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सरफेस पर मैक्सिमम, और उसके आगे बढ़े तो ये डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेंटर से सरफेस बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, सरफेस पर मैक्सिमम, और उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसी पर बेस हम लोग अभी ग्राफ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन डेंसिटी की टर्म में भी बना लें, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी रूप में आ सकता है। हमारी आर्मी पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा इस आर्टिकल का जिस पर क्वेश्चन बने और आप कहो कि सर ये तो बताया नहीं था। लेट्स स्टार्ट। मेरे पास क्या आया, ई आउटसाइड आया इतना, सरफेस पर आया दिस मच, और इनसाइड क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड आई क्यू अपॉन आर क्यूब, और आर आई, ये आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ रो, रो मीनिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड यू ऑल नो क्यू, ये क्या होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ई नॉट क्या बना मेरे पास, ई नॉट बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू मैं ये पुट करने वाला हूं, अपॉन आर नॉट स्क्वायर, 4 पाई कैंसल आउट, तो हमारे पास ये बनेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ई नॉट हमारे पास बना इतना, दिस इज ई नॉट। अब बात करते हैं सरफेस की। नाउ फॉर ई एस, आर नोट किसके बराबर हो जाता है, आर के। तो सरफेस पर जब बात करेंगे तो क्या बात बनने वाली है, आर नोट और आर इक्वल हो जाएंगे, जस्ट सी, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो कट हो जाएगा, तो क्या बनेगा रिलेशन मेरे पास, रिलेशन बनेगा दिस वन, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, यानी इक्वल होने के कारण कट के ये इतना रह जाएगा। दिस इज फॉर सरफेस। नाउ फॉर ई इनसाइड, इनसाइड के लिए मेरे पास क्या होने वाला है, इनसाइड के लिए मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू क्या है, दैट इज दिस वन, वो पुट करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो, अपॉन क्या है आर क्यूब, चेक करो, अपॉन है आर क्यूब, साथ में आर आई, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, व्हाट वी गेट, ई इनसाइड, ई इनसाइड क्या बना, रो अपॉन दिस वन 3 एप्सिलॉन नॉट, बाकी तो सब कट ही चुका है, दैट इज आर आई, ये रिलेशन बचा। ठीक, यहां से भी क्लियर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई। तो सारे रिलेशन हमारे पास आ चुके हैं, ऑल रिलेशंस, इनको अब सम अप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आउटसाइड क्या आया, आउटसाइड आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर आउटसाइड स्फीयर, और डेंसिटी की तरफ में क्या निकला, दैट इज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर नॉट स्क्वायर। ये फर्स्ट हम लोगों ने केस डिस्कस कर लिया। ये दोनों रिलेशन क्लियर होने चाहिए, न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तैयार रहो। सरफेस पर हम लोगों ने क्या बात करी, दिस इज द केस, दैट इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आया, आर स्क्वायर करेंगे एक कट जाएगा, तो वी गेट दिस थिंग। और थर्ड,
हमारे पास था इनसाइड, उसके लिए हमारे पास रिलेशन बना दैट इज Q अपॉन आर क्यूब आर इनसाइड, और यहां बना हमारे पास रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर आई। तो ये रिलेशन बना हमारे पास, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन आप माइंड में रखें, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमसे हो ना पाए। अब बात आती है ग्राफ की, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस डिस्कस E वर्सेस R ग्राफ। E वर्सेस R ग्राफ, तो ये मेरे पास एक स्फीयर है। तो बच्चे स्फीयर में ये सेंटर, तो इस साइड वाली को मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड यानी पॉजिटिव साइड ले लिया, इस वाली साइड को नेगेटिव साइड ले लिया। तो देखो सेंटर से लेकर सरफेस तक इनसाइड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगी यहां दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी इनसाइड, ठीक है। नेगेटिव साइन मीनिंग हम नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं। सरफेस पर आर आई और आर बराबर हो जाएंगे और फिर आ जाएंगे आउटसाइड, आउटसाइड के लिए मार्क करेंगे आर नॉट। तो इसको स्केल पर मार्क करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज सेंटर। सेंटर से सरफेस तक आर आई इनसाइड चल रहे हैं, ये आर इनसाइड चल रहा चल रहा चल रहा। जब सरफेस आएगा तो इसको प्रोनाउंस करेंगे आर आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। और फिर आउटसाइड आ गए, और इसी तरह पैरेलल सेंटर से सरफेस तक आएंगे तो ये इनसाइड हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, और यहाँ रेडियस के बराबर हो गए, और ये आउटसाइड आ गया नेगेटिव आर आउटसाइड। अब हमें पता है सेंटर, अगर मैं बात करूं इनसाइड की, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड। ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। यू कैन सी, हम यहां से बात कर सकते हैं, ये इनसाइड इनसाइड वाला रिलेशन देख लो, तो विल फाइंड, ये ऑलरेडी हम क्या चुके हैं कि सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम होगी सरफेस तक, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है, तो ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक। और उसी तरह इधर भी ग्राफ ऐसा ही आने वाला है, स्ट्रेट लाइन, सेंटर से सरफेस तक स्ट्रेट लाइन। या सरफेस पर आके फील्ड होगी मैक्सिमम। दिस फील्ड इज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस एंड दिस इज डिस्टेंस एक्सिस। तो सरफेस पर आकर हो गई ई मैक्स, दिस इज ई मैक्स, एंड वी ऑल नो ई मैक्स क्या है। ई मैक्स सरफेस पर है, और सरफेस पर ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर आप डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहो तो यू कैन प्रोनाउंस लाइक दिस, ठीक है। तो ये ई मैक्स हो गया, यहां भी क्या है, ई मैक्स, ठीक। और जैसे ही आउटसाइड आओगे, आउटसाइड हमें पता है क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है। जैसे ही आउटसाइड आए तो ग्राफ कैसे हो जाना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ग्राफ ऐसे हो जाना है, ठीक। तो दिस इज द ग्राफ E वर्सेस R फॉर दिस केस, ठीक है बेटा जी। तो इसके जस्ट बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, उस लेक्चर में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तैयार हो जाओ, बेस अपना तैयार रखो। अब प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लेकर यहां तक जो आज आर्टिकल करा है, एक एक केस पर ढेरों प्रॉब्लम्स की जाएंगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस की जाएगी, ताकि हमारी आर्मी सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको हिट कर पाए, उसको सॉल्व कर पाए। तो इस आर्टिकल को अंदर बसा लो, रग रग में बसा लो, इस पर बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रॉब्लम्स। बाय बाय बेटा जी, विश यू ऑल द बेस्ट।